हाँ, तो हेलो बच्चों। अब आपके कॉम सर मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11th लेकर आए हैं और आप देखिएगा इसको खूब मज़े से और इन्जॉय कीजिएगा। एक्चुअली हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन चल रहा था। तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लोग 3 लॉज लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं और वो 3 लॉ क्या हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तीनों लॉ हम लोग लेक्चर नंबर 10 में मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं और लेक्चर नंबर 11 में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैलुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ें हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए तो गैलुसैक्स जी क्या कहे ये देखिए। तो सबसे पहले तो गैलुसैक्स ने 1808 में एक गैसियस वॉल्यूम का लॉ दिया और इनके लॉ के अनुसार ये कहते हैं कि गैसें जो कंबाइन करती हैं, अगर गैस, ये स्पेशली कह सकते हैं कि गैस के लिए लॉ दिए थे और ये लॉ जो है आपको लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन से ही मिलता जुलता लॉ है। वो किसी के लिए है, हाँ, ये जो है स्पेशली गैस के लिए है, बस इसमें अंतर यही है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आप पढ़े, ठीक है, पीछे, और जो है लॉ ऑफ जो डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़े, ठीक है, डाल्टन के द्वारा दिया गया लॉ, उसी लॉ से मिलता जुलता ही लॉ है ये भी। सिर्फ वो किसी के लिए है, सबके लिए है, और ये सिर्फ गैस के लिए है गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स कहते हैं कि दी गैसेज कंबाइंड, गैसें कंबाइन करती हैं कैसे? टू रिएक्ट विथ ईच अदर इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, वॉल्यूमों के सिंपल रेशियो में एट ए डिफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर। शर्त है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर डेफिनिट होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी फिक्स होना चाहिए, ये शर्त है, ठीक है। ये शर्त है कि टेम्परेचर और प्रेशर डेफिनिट यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तब जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके वाटर गैस बनाती है, वाटर बनाती है जो गैसियस फॉर्म में। तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम वाटर बनाता है। ये वॉल्यूम कहाँ से आया भाई? तो कोफिशिएंट से आएगा। ये कहाँ से आएगा? कोफिशिएंट से आएगा। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए ये 2 वॉल्यूम। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ 1, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, तो यहाँ 2। यानी जो कोफिशिएंट है आगे मॉलिक्यूल का, उसी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। यानी गैलुसैक्स चचा का कहने का मतलब ये है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देन इट गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ क्या? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना हाइड्रोजन लीजिएगा उसके आधा ही ऑक्सीजन लीजिएगा, और पानी गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन के वॉल्यूम के बराबर ही बन जाएगा, 2 भी 1 भी 2 भी। तो इसका मतलब ये जो है जितना वॉल्यूम होगा ये 200 होगा, तो ये 2 का ये 1 आधा है ना, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या क्या है? हाफ है, आधा है, तो आधा होगा। तो ये अगर 2 वॉल्यूम है तो ये कितना वॉल्यूम होगा? 1 वॉल्यूम होगा, ठीक। ये 2 वॉल्यूम तो ये 1 वॉल्यूम, यानी कि ये 200 तो ये 100, तो पैदा जो वाटर होगा वो कितना होगा? 200 मिलीलीटर होगा, 200 मिलीलीटर होगा। और इस तरह जैसे ये आप इसको लेते, ये अगर 500 मिलीलीटर लेते तो ये कितना होता? यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ये 500 मिलीलीटर होगा तो ये कितना होगा? उसके आधा 250 मिलीलीटर, और ये कितना बनेगा? ये हाइड्रोजन के बराबर ही बनेगा, यानी कितना? 500 मिलीलीटर। उसी तरह गैस, ये भी गैसियस रिएक्शन है। देखिए ये गैस, ये गैस, ये गैस, सब गैस है।
तो गैस के लिए गैलुसक्स लॉ लगता है। इसके आगे का कोफिशिएंट कितना है, नाइट्रोजन के आगे का 1, इसके आगे का कोफिशिएंट कितना है 3, इसके आगे का क्या है 2, तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 वॉल्यूम बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका अगर 100 मिलीलीटर लीजिएगा तो ये 300 मिलीलीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 200 मिलीलीटर बनाएगा NH3। अब उसी तरह कोई ले लिया इसका जो है कितना, मान लीजिए ले लिया 500 मिलीलीटर, ठीक है, 500 मिलीलीटर इसका ले लिया, ठीक, तो इसके कितना मिलीलीटर से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के बताइए, तो 5 का 3 टाइम्स कितना 1500 मिलीलीटर से रिएक्शन करेगा, और इसका कितना बनाएगा, ठीक है, तो इसका डबल, नाइट्रोजन का डबल, ये 1 है तो ये क्या है 2 है, तो इसका डबल, तो 500 का डबल कितना 1000 मिलीलीटर बनाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और एक बात और ध्यान देना है कि ये लॉ सिमिलर है लॉ ऑफ किससे, डिफिनिट प्रोपोर्शन के बाई वॉल्यूम। तो ये लॉ उस लॉ के सिमिलर है, सेम है, इसलिए इस लॉ को जो है हम लोग इस तरह से समझते हैं। अब हम एवोगाड्रोज लॉ हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग जो है एवोगाड्रोज लॉ लिख लिए हैं, और मैं ये 5वां लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का लॉ बता रहा हूँ। एवोगाड्रो ने भी मिला जुला कर उसी तरह का लॉ दिया जो गैलुसक्स दिए थे। ये भी कहते हैं यही वॉल्यूम, ये भी गैस के रिएक्शन के लिए स्पेशली लॉ है। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, देख रहे हैं, एक गैस का वॉल्यूम एट, ध्यान रखिएगा, एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। शर्त ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए, फिक्स। फिक्स मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब निश्चित। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। और उस स्थिति में इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल बता दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स के। कहा गया एवोगाड्रो के द्वारा कि दी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि किसी गैस का वॉल्यूम, शर्त सिर्फ ये है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट अगर रहता है तो उसका वॉल्यूम उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये बात हुई। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शर्त है, कुछ शर्त है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं आप लोग, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर के। तो एवोगाड्रो नंबर से मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स निकल जाएगा। अगर 1 मोल है तो मोलेकुल्स का नंबर 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 2 मोल है तो मोलेकुल्स का नंबर 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 3 मोल है तो मोलेकुल्स का नंबर 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दीजिएगा तो मोलेकुल्स का नंबर हो जाएगा, और मोलेकुल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे भी, ऊपर ये कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी गैस का वॉल्यूम उसके मॉलिक्यूलों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एट ए डेफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है कि इक्वल वॉल्यूम, दो गैसों का अगर वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, दो गैसों का वॉल्यूम अगर इक्वल है एक फिक्स टेम्परेचर एंड क्या चीज़, प्रेशर पर, तो उनके मॉलिक्यूलों का नंबर भी इक्वल होगा। हाँ, तो उनके मॉलिक्यूलों का नंबर इक्वल होगा। जैसे दो गैस ले लीजिए कोई गैस, एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, ले लिए, चलिए, हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर रहेगा और जो प्रेशर रहेगा वही ऑक्सीजन का भी टेम्परेचर प्रेशर रखिए, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है एंड ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो दोनों के मॉलिक्यूल का नंबर इक्वल होगा।
यानी मोलेकुल अगर 1 लाख ही हाइड्रोजन में है तो 1 लाख मोलेकुल ऑक्सीजन में भी होगा। यही कॉन्सेप्ट है एवोगाड्रो का। तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस तरह गैलुसक्स एंड एवोगाड्रो लॉ को हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है, आपको इसके आगे का कोफिशिएंट आपको याद है, गैलुसक्स का 1, इसके आगे का 3, इसके आगे का 2। तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्शन करके इसका 2 वॉल्यूम बनाता है। यानी तब इसी को मोल में लेके चले जाइए, वॉल्यूम से कहाँ चले जाइए, मोल में। देखिए, क्योंकि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए 1 वॉल है तो 1 मोल हो गया, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 3 वॉल है तो ये कितना मोल हो गया, 3 मोल हो गया, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये 2 वॉल है तो ये 2 मोल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से ये काम हो गया। हाँ, अब जो है अगली बात ये है कि नंबर ऑफ मोल्स फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलों के नंबर के। नंबर ऑफ मोल्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलों के नंबर के। तो फिर देखिए, मॉलिक्यूल का भी नंबर 1 इंटू इसके मॉलिक्यूल, 3 इंटू इसके मॉलिक्यूल का नंबर, 2 इंटू इसके मॉलिक्यूल्स का नंबर। तो मॉलिक्यूल के नंबर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। इस तरह एवोगाड्रो के हिसाब से आप ये लिख सकते हैं कि 1 वॉल 3 वॉल से रिएक्शन करके 2 वॉल बनाया, या 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बनाया, या 6.022 इंटू 10⁻23 इसके 3 गुना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 गुना NH3 के मॉलिक्यूल्स बना रहा है। ये आप बता सकते हैं। तो ये है एवोगाड्रोज लॉ। और इस लॉ पर, गैलुसक्स एंड एवोगाड्रो के लॉ पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो और बना सकते हो। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है भाई जी, तो बहुत इजी होता है। आप उस क्वेश्चन को अब देखो। ठीक है, हाँ, तो आप लोग जो है ये लिख लिए हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2019 में, देख लीजिए, यानी कितना नज़दीक का क्वेश्चन है आपके। 2019 नीट यानी मेडिकल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था। तो मेडिकल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था, ये एवोगाड्रोज लॉ से ही रिलेटेड है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर्स प्रोसेस। तो आप आइए देखिए क्या है हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस जो है N2, हेबर्स प्रोसेस में N2 रिएक्शन करता है किससे, H2 से, तो देता है क्या, 2NH3, गैस है सब। तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 मोल ले लीजिए, इसके 3 मोल से रिएक्शन करके इसका 2 मोल देता है। अभी अभी पढ़े हैं आप एवोगाड्रोज लॉ में। ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये एवोगाड्रोज लॉ में ये आप लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि 20 मोल्स ऑफ अमोनिया पैदा करने के लिए, 20 मोल ऑफ क्या पैदा करने के लिए, अमोनिया। तो 20 मोल अमोनिया पैदा करने के लिए कितना क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कितना चाहिए, ये 20 पैदा करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए। तो अब ऐसा कीजिए ना, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 का ये क्या लगता है बताइए, आधा लगता है कि नहीं, 2, ये 2 है तो ये 1 है, तो यानी ये आधा है, ये हाफ है, किससे, इससे। इसका ये हाफ है, ये 2 है तो ये 1 है, यानी इसका ये हाफ है। ठीक है, तो इसका ये जब हाफ है तो ये 1 मोल हुआ, ये तो ये 2 मोल है। तो अब ये 20 मोल होगा तो हाफ करके इसका मोल दीजिए, कितना मोल हुआ, 10 मोल।
तो नाइट्रोजन का 10 मोल होगा, लेकिन हमसे नाइट्रोजन नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन पूछा गया है। तो हाइड्रोजन कितना मोल हो जाएगा? तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन क्या है? ट्रिपल है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ट्रिपल है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन क्या है? ट्रिपल है। और ट्रिपल होने के चलते 3 गुना है। तो ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 10 मोल है, तो हाइड्रोजन कितना मोल होगा? 3 गुना। तो 3 टाइम्स कितना हो गया? 30। तो आपको निकल गया, यही पूछ रहा था 30। तो आप इसमें आंसर लगा दिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपका निकल गया 30 में लगा दिए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन KCET 2012 में पूछा था। ये KCET 2012 में पूछा गया था। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। एवोगाड्रो जैन-गेलुसक्स लॉ से ये जो है कहा गया कि वही रिएक्शन सेम है, वही वाला। इसमें क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड इज 100 मिलीलीटर। नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन कितना दे दिया? 100। तो और पूछा क्या? हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ये और ये। तो इसका ये जो है 3 गुना है, तो 100 का 3 गुना हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 300। और ये कितना है? डबल है इसी का, नाइट्रोजन का ये डबल है। नाइट्रोजन से ये क्या है? डबल है। तो ये 100 है, तो ये क्या होगा? 200। और नाइट्रोजन से ये कितना था? ट्रिपल। तो ये 100 था, तो ये 300। यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 300 और NH3 कितना हो गया? 200। तो 300 हाइड्रोजन और 200 NH3 सही है ये आंसर। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका दोनों बन गया और बन जाता है, यही फ़ायदा है। ठीक है, लिख लिए हैं आप लोग? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। रीचर नाम का साइंटिस्ट था एक, रीचर, ये 1792 में ये लॉ दिया। और ये लॉ कहता है कि 2 एलिमेंट A एंड B, 2 एलिमेंट A एंड B एक तीसरे किसी एलिमेंट के से रिएक्शन करते हैं। और तीसरा एलिमेंट का अमाउंट अगर फिक्स्ड है, तीसरे का अमाउंट फिक्स है, यानी C का अमाउंट फिक्स है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में A और B का जो रेशियो होगा, अगर कहीं दूसरी जगह A और B रिएक्शन करते हैं तो उसी रेशियो में होंगे या फिर उसके मल्टीपल रेशियो में होंगे। जैसे देखिए A एंड B, A रिएक्शन किया 2 ग्राम C से, B भी रिएक्शन किया 2 ग्राम C से, B भी रिएक्शन किया 2 ग्राम C से, और A भी रिएक्शन किया 2 ग्राम C से। ठीक है, तो अब जो है ये A और B का जो रेशियो आएगा, उसी रेशियो में A B एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे किसी अदर कंपाउंड में। ये जो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन का लॉ कहता है। जैसे अब ऐसे समझिए, कार्बन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। देखिएगा, कार्बन अगर मान लीजिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से, मान के चल रहे हैं, मान लीजिए कि कार्बन का कुछ अमाउंट 2 ग्राम से रिएक्शन किया होगा। अब 2 ही ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रिएक्शन कराइए, 2 ही ग्राम से। देखिए ये दोनों इक्वल फिक्स्ड अमाउंट। अब 2 ही ग्राम हाइड्रोजन से आप ऑक्सीजन को रिएक्शन कराइए, तब कार्बन और ऑक्सीजन का क्या देखिए? रेशियो देखिए। 2 ही ग्राम हाइड्रोजन से कार्बन भी रिएक्शन कराइए, 2 ही ग्राम से ऑक्सीजन भी रिएक्शन कराइए, दोनों को करा दिए 2 ग्राम से। अब मारिए उसको गोली, हटाइए। किसको? हाइड्रोजन को हटा दीजिए। अब ले आइए कार्बन और ऑक्सीजन जितना रिएक्शन किया था उन दोनों का रेशियो निकालिए। जो रेशियो निकला ना, वही रेशियो कार्बन ऑक्सीजन जब रिएक्शन करके CO2 बनाएंगे ना, तो उसमें होगा।
वही रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन जब मिल के कंबाइन करके CO2 बनाएंगे तो उसी रेशियो में कार्बन एंड ऑक्सीजन होंगे, नहीं तो उसके मल्टीपुल में होंगे, उसका 2 गुना होगा, उसका 3 टाइम्स होगा, उसके 4 टाइम्स होगा, और नहीं तो इक्वल होगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि आखिर ऐसा है या नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये रिचर साहब का जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ क्या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन जो दिया गया है, ये कहे थे, ए में कहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके CH4 बनाता है, यहाँ 2 लगा सकते हो। बी में फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2O बना सकता है, हाँ भी 2 लगा सकते हो। ठीक इतना ही से समझो। अब देखो भाई, रिचर साहब कहते ये हैं कि देखिए, हाइड्रोजन का अमाउंट आप फिक्स रखिए, दोनों जगह हाइड्रोजन दोनों जगह फिक्स रहेगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्शन करा के देखिए कि कितने ग्राम कार्बन से रिएक्शन करता है, आप चेक कीजिए। 4 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाइए कार्बन से, तो ये पाइएगा आप पाओगे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्शन कर रहा है। 4 ग्राम कितने से रिएक्शन कर रहा है? 12 ग्राम कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, समझे ना। तो चलिए ठीक है, 4 ग्राम 12 ग्राम से कर लिया। अब 4 ही ग्राम हाइड्रोजन को देखिए कि कितने ऑक्सीजन से कर रहा है, ये 12 ये 4। तो यहाँ देखिए ये तो 4 है, यहाँ देखिए कितना हुआ 32 हुआ है। तो यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन आपको कंबाइन किया है कितने ग्राम ऑक्सीजन से? 32 ग्राम ऑक्सीजन से, ठीक है। 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन किया है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, समझ गए। यहाँ आप ये देख रहे हैं तो इस तरह से 4 ग्राम 12 ग्राम कार्बन से और 4 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से। अब जो है आप देखिए कि 4 ग्राम यहाँ भी हाइड्रोजन है, 4 ग्राम यहाँ भी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को कैंसिल कीजिए, हाइड्रोजन को ख़त्म कीजिए, हाइड्रोजन को गायब कीजिए, हाइड्रोजन को अब काट दीजिए, ठीक। 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन से रिएक्शन किया, ठीक। और 4 ग्राम हाइड्रोजन इधर 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। तो बताइए 4 ग्राम हाइड्रोजन से कार्बन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन किया गया मास कितना कितना है? इसका 12 है, इसका 32 है। तो कहा कि 12 और 32 का रेशियो 12 एंड 32, 12:32, दिस विल बी 3:8, दिस विल बी 3:8। अब अगर कार्बन ऑक्सीजन, सुनिएगा अब ध्यान से, अब अगर मगर करना पड़ता है, अब अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाते हैं, कर लेते हैं, तो इनका रेशियो 3:8 ही होगा, ये फिक्स है। बताइए, माने कि इन दोनों का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसका रेशियो तो आपको क्लियर हो गया कि उसी रेशियो में होगा, यानी 3:8 में ही कार्बन ऑक्सीजन का हर जगह रिएक्शन होगा, हर जगह 3:8 में। तो कहते हैं ये साहब कि जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन एक दूसरे के साथ करेगा तो 3:8 के रेशियो में ही रिएक्शन करेगा,
3:8 के रेशियो में ही रिएक्शन करेगा, या तो इसके बराबर करेगा या इसके मल्टीपल में करेगा, इसके मल्टीपल में करेगा। यही कहते हैं रीचर साहब। ठीक है, तो 3:8 के रेशियो में रिएक्शन करेगा। जैसे देखिए यहाँ कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो कितना हुआ भैया, तो कार्बन है 12 और हाइड्रोजन है 4, तो 12/4 3:1 का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन देखिए, तो ऑक्सीजन है 32, हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन है 4, तो 32/4 8:1। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन किया। अब कौन कौन रिएक्शन किया, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन किया। तो जब कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करने लगा और कर लिया, तो इनका रिएक्शन देखिए कितना कितना है, ये 12 है, तो ये 32 है, तो 12:32 और 12:32 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3:8। तो 3:8 में देखिए आ गया, तो कार्बन यहाँ 3 है तो ये 3 और ऑक्सीजन यहाँ 8 है तो ये 8, यानी कि CO2 में जो है 3:8 के रेशियो में रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड बनाओगे, कोई अदर कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, उसमें भी जो है ना 3:8 ही रेशियो में रहेगा। हाँ हाँ हाँ, कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है कहीं भी होगा, जैसे कोई दूसरा कंपाउंड मान लो कि C2O4 है, एज्यूम करो कि कार्बन और ऑक्सीजन का एक दूसरा कंपाउंड, क्वाइट डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, यहाँ भी कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3:2 क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। हाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया कि कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो एक बार आप CH4 और H2O से आप प्राप्त कर लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो, तो कार्बन ऑक्सीजन का जितना दुनिया में कंपाउंड बनता होगा, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, चाहे जितना कंपाउंड बनता होगा, हर जगह रेशियो 3:8 या उसके मल्टीपल में ही आएगा। देखिए यहाँ कितना आ गया, कार्बन 2 है तो कितना ग्राम हो जाएगा, 2 × 12 कितना हो जाएगा 24, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16 कितना हो जाएगा 64। ये रेशियो बोलिए मल्टीपल में है ना, 3:8 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 3:8 के मल्टीपल में है। इसी को कैंसिल कीजिएगा तो 3:2 क्या आ जाएगा 8, यानी कि 3:8 के मल्टीपल में ही आ रहा। कहीं भी बना लो, तुम प्रैक्टिकल करके देख लो, कहीं भी तुम एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिकल करो, देखो, चेक करो, वहाँ तुम पाओगे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 में ही आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी बढ़िया चीज़ है भाई। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन जो रीचर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर को देखें, अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, 12th लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, आप उसमें बने रहिएगा, लगे रहिएगा और दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और अपने ऑब्जेक्टिव और गोल के तरफ फोकस ज़्यादा कीजिएगा। लाइफ में, जीवन में कुछ करना है, इसका जो है मोटो रखिएगा, इसका टेम्परामेंट रखिएगा और अपने कॉम सर के साथ हरदम सदा बने रहिएगा। ठीक है, तो ये जो है करते रहिएगा। ओके, सी यू, बाय इन नेक्स्ट लेक्चर 12।